साथियों नमस्कार, मैं गौरी शंकर पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल जीएस टिप्स में। आज के वीडियो में हम निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के तीसरे मॉड्यूल का जो दूसरा कोर्स है, जिसको कि शुरू से लेकर अगर हम चलेंगे तो 8वां कोर्स कहेंगे, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षा शास्त्र। इस विषय पर हम प्रश्नोत्तरी को कैसे हल करें, एक सकारात्मक चर्चा करेंगे और प्रश्नोत्तरी के उत्तर को बताएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है। इसके 4 उत्तर दिए हुए हैं। पहला है, सीखने के प्रतिफल पाठ्यचर्या अपेक्षाओं को हासिल करने में मदद करेंगे। दूसरा, पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बीच में कोई संबंध नहीं है। तीसरा, प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग अलग होते हैं। और चौथा, प्रत्येक कक्षा के लिए पाठ्यचर्या अपेक्षाएं अलग होती हैं। यहाँ तीसरा और चौथे में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने का प्रतिफल अलग अलग होता है, ये उत्तर सही है। क्योंकि आप देखते होंगे कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर हम ले लेते हैं तो पहली कक्षा में कुछ सिखाया जाता है, दूसरी में उससे आगे, तीसरी में उससे आगे, चौथी में उससे आगे। इस प्रकार से हर कक्षा में सीखने का जो प्रतिफल है अलग अलग होता है। हम इसमें क्लिक करेंगे तीसरे उत्तर में और आगे की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन 4 ऑप्शन है। किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है, भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है और पढ़ाना संभव नहीं है। साथियों, हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो किताबें आती हैं पहली से 10वीं या 12वीं तक की, तो पहली और दूसरी में केवल 3 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। पर्यावरण का विषय नहीं होता है। तीसरी से पर्यावरण का विषय होता है, उसकी किताबें भी आती हैं। तो हमको पर्यावरण के बारे में जो कुछ भी पढ़ाना होता है वो हिंदी, अंग्रेजी, गणित जो भी रहता है उसी के पाठों के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी हम देते हैं। तो जो भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है, ऑप्शन दूसरे नंबर पर है, ये सही होगा। इसको क्लिक करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। 4 ऑप्शन है। विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, तो ये उत्तर जो है हमको सही लग रहा है, क्योंकि इसमें वैज्ञानिक नियम को याद करने में मदद करना ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज़ हम चाहते हैं कि वो नियम को बच्चा समझ जाए, याद करने की नौबत न आए। और प्रश्न में लिखा है कि अध्ययन के सिखाने सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये जो किसी भी नियम को याद करने का तरीका, ये कभी भी शामिल किसी भी नियम में नहीं किया जाता है। इसलिए पहला उत्तर, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, ये सही लग रहा है। इसको क्लिक करेंगे और आगे की ओर हम बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। विद्यार्थियों के सीखने की प्रगति का कैसे पता लगाया जाए, उनके स्तरों का कैसे पता लगाया जाए कि उनमें विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका स्तर सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। लिखित परीक्षा, वर्कशीट, मौखिक परीक्षा, रूब्रिक्स यानी मापदंडों का सेट। तो ये जो रूब्रिक्स उत्तर है ये सही होगा। रूब्रिक्स क्या होता है, किसी भी क्लास के लिए अलग अलग मापदंड निर्धारित कर दिए जाते हैं कि जो बच्चा इस क्लास में है तो इन मापदंडों को अगर पूरा कर लेगा तो उसको हम सफल मानेंगे, नहीं कर पाएगा, कुछ कम को करेगा तो उसको कम सफल मानेंगे। तो उसकी प्रगति को हम उन मापदंडों के आधार पर ही मापते हैं। तो ये जो रूब्रिक्स आंसर है चौथे नंबर का, ये सही होगा। इसको क्लिक करते हैं, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 R हैं। र लिखा हुआ है लेकिन वो इंग्लिश के शब्द हैं, R लिखना था, यहाँ र लिखा हुआ है। तो ये 3 R क्या हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 R हैं। पहला रिड्यूज है, दूसरा रीयूज है और तीसरा रिसाइकल है। तो जो पर्यावरण को संतुलित तभी रखा जा सकता है, सुरक्षित तभी रखा जा सकता है जब हम किसी चीज़ का उपयोग कम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम पेट्रोल वाली गाड़ी या डीजल वाली गाड़ियाँ चलाते हैं, एक ही जगह हमको जाना है, 10 लोग हैं, 10 अपने अलग अलग 10 वाहन से जाते हैं। और अगर हम चाहें तो अगर कार से जा रहे हैं तो 3 गाड़ी में हम लोग चले जाएंगे, तो 7 गाड़ियों का जो धुआं होगा पेट्रोल का
या डीजल का वो प्रदूषण कम होगा, मतलब हम प्रदूषण को रिड्यूस कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। दूसरा, रीयूज करना, यानी किसी चीज़ का पुनः उपयोग करना। और तीसरा, रिसाइकल, यानी पुनः चक्रित करना। अगर एक बार यूज कर लिया गया है तो उसको फिर से कैसे चक्रीकरण की क्रिया के कारण यूज किया जा सकता है, इसके बारे में सोचना। ये पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 R के रूप में नामांकित किया गया है। तो जो चौथे नंबर का उत्तर है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ये सही लग रहा है। इसको क्लिक करेंगे और आगे की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? ध्यान देना है, क्या बोल रहा है? पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है। तो इसमें है, प्रत्येक बच्चे को प्रश्न पूछने का अधिकार है, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है और प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सर्जन स्वयं करता है। तो इसमें जो तीसरे और चौथे नंबर का उत्तर है ये कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन जो इसका सही उत्तर होगा, प्रत्येक बच्चा अपनी पाठ्यचर्या का सर्जन करता है, ये उत्तर सही होगा। इसको क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? पहला ऑप्शन है, संबंधित मुद्दे पर विशेष व्याख्यान आयोजित करना। दूसरा, विषय पर प्रश्नोत्तरी आयोजित करना। कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप में सीखने को बढ़ावा देना। और चौथा है, कक्षा में इस पर शिक्षक द्वारा प्रतिदिन 5 मिनट की बात करना। तो जो तीसरा ऑप्शन है, कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप से सीखने को बढ़ावा देना, ये सही है, क्योंकि अगर कक्षा में एक साथ समूह के रूप में या किसी भी ग्रुप में बच्चों को इकट्ठा करके बैठा दिया जाएगा और कोई काम दे दिया जाएगा तो उसमें सहयोगी प्रवृत्ति का विकास होगा। और जब सहयोगी प्रवृत्ति का विकास होगा तो एक तरह से वो बच्चा सामाजिक बनेगा, उसमें सामाजिक गुणों का भी विकास होगा। तीसरा ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। इसको क्लिक करके आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है, प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 4 ऑप्शन है। केवल पाठ्य पुस्तक में संकल्पनाओं को पूरी व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करें, ये तो सही नहीं लग रहा है। दूसरा है, अध्याय के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न शामिल करें। तीसरा है, शब्दों की पूर्ण रूप से सही परिभाषा पर अधिक जोर दें। और चौथा है, आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराया जाए। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या में मुझे लगता है कि आसपास की चीज़ों को बच्चों को दिखाना चाहिए। जैसे कि हम बच्चे को पेड़ पढ़ा रहे हैं तो कितने प्रकार के पेड़ होते हैं, आसपास ले जाकर के उनको पेड़ दिखाएं। पत्तियां हरे रंग की होती हैं, अगर हम बता रहे हैं बच्चों को तो हरा रंग कैसा होता है, देखो ये हरा होता है, ये लाल होता है, ऐसे करके बच्चों को समझाया जाए। तो जो चौथा ऑप्शन है, आसपास की चीज़ों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये सही उत्तर लग रहा है। इसको क्लिक करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है। ये 4 ऑप्शन है, ये कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको कि पर्यावरण अध्ययन बढ़ावा नहीं देता है? पहला है बहुत सवाल पूछना, दूसरा है परिभाषाओं को याद करना, तीसरा पूछताछ और जांच पड़ताल, और चौथा है करके सीखना। तो परिभाषाओं को याद करना, इसे बढ़ावा वो नहीं देता है। बहुत सवाल पूछना को बढ़ावा देता है, क्योंकि बच्चे जब देखेंगे, करके सीखेंगे तो जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण वह प्रश्न करेंगे ही करेंगे। और करके सीखना अंतिम में जो लिखा है वो भी सही है। पूछताछ और जांच पड़ताल, जब बच्चे किसी चीज़ पर प्रयोग करेंगे, अपने से स्वयं से करके देखेंगे तो वो पूछताछ करेंगे ही, जांच पड़ताल करेंगे ही करेंगे। तो जो दूसरे नंबर पर परिभाषाओं को याद करना है पर्यावरण अध्ययन में, इसे बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ये सही उत्तर है। इसे क्लिक करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? इसमें 4 वाक्यांश दिए हुए हैं, वाक्य के छोटे छोटे टुकड़े, इसमें से आपको कौन सा सही लगता है?
तो पहला है पर्यावरण अध्ययन को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की तरह अलग से पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन को केवल पर्यावरण की संकल्पनाओं पर केंद्रित रहना चाहिए और पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकल विषयक है। तो जो दूसरे नंबर का ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर विषयक है, ये उत्तर सही है। इसको क्लिक करके आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ एक नया पेज आ गया, सबमिट टू कंटिन्यू। टोटल क्वेश्चन 10, क्वेश्चन आंसर 10, क्वेश्चन स्क्रिप्ट 0, मतलब आपने 10 में 10 प्रश्नों का जवाब दिया है और किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ा है। अब मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद देखिए आ गया योर स्कोर इज 10 आउट ऑफ 10। इसका मतलब मैंने जो 10 प्रश्न का उत्तर दिया है वो सब का सब सही है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से थोड़ी सी सावधानी रखकर हम 10 में 10 नंबर प्राप्त कर सकते हैं और अपने दिमाग में भी बहुत अच्छे से किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है, ये सारा चीज़ हम जान सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।